ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या होता है? ट्रुथ टेबल आपके पास एक कह सकते हैं मजमूआ होता है उन तमाम पॉसिबल आउटकम्स का जो आपकी इनपुट्स पे बेस होती हैं। यानी कि जो आपके पास कंडीशंस दी हुई होती हैं, जो प्रोपोजिशंस दी हुई होती हैं, उनके पॉसिबल आउटकम्स जो मिला के जो आउटकम्स बनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दो आपके पास ऑप्शन है, दो प्रोपोजिशन है, तो उनकी वैल्यूज क्या हो सकती हैं? या दोनों ट्रू हो सकती हैं, या एक ट्रू दूसरा फॉल्स हो सकता है, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो सकता है, या दोनों ट्रू हो सकते हैं। तो अगर आपके पास दो हैं तो आपके पास चार ऑप्शंस बन जाएंगे। तो इन सबको जब आप एक टेबल के अंदर लिखेंगे तो वो आपका ट्रुथ टेबल कहलाएगा। ठीक है, तो ट्रुथ यानी दो आपके पास प्रोपोजिशन है तो उसकी पॉसिबल आउटकम्स क्या होती हैं? चार ही होती हैं ना। ये दोनों ट्रू होंगे, या दोनों फॉल्स होंगे, या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू। ठीक है, तो ये आपके पास पॉसिबल सारे आउटकम्स हैं। तो आपने अगर ट्रुथ टेबल बनाना है तो आप डीएलडी में और बेसिक मैथ में काफी हद तक पहले बना चुके हैं ट्रुथ टेबल्स। ठीक है, तो इसमें सिंपली क्या करना होता है कि पहले तमाम पॉसिबल आउटकम्स लिख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे पी और क्यू की लिखी हुई हैं। ठीक है, मैं नोटेशन ऑन कर दूं ये। ठीक है, ये देखिए आपके पास पी और क्यू लिखी हुई है। आपने अब फाइंड क्या करना है? नॉट ऑफ पी, पी एंड क्यू। जी, मैंने ऊपर एनोटेशन लगाई है, नजर नहीं आ रहा? एक मिनट, मैं जरा शेयर कर दूं। नहीं हो रहा है, यहाँ से तो शेयर हो रहा है। आई थिंक आपको नेट का इशू होगा शायद। नजर आ रहा था? जी, नेट का इशू होगा आपका। ठीक है, अब ये देखिए आपके पास तमाम पॉसिबल जो इनपुट्स हैं वो ये हैं पी और क्यू की। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये आ गया जो आपने कन्वर्ट की हुई कोई वैल्यू लेनी है। तो ये आपके पास क्या है? नॉट ऑफ पी है, जो कि आपने चेंज करनी है, या ये कह लें आपने इस पे नॉट ऑपरेटर लगा दिया पी पे। लास्ट पे आपके पास क्या आ गया? आपकी पॉसिबल आउटपुट आ गई कि इन इनपुट्स की बेस पे आपकी आउटपुट्स क्या बनेंगी। ठीक है, तो आपने देखा कि पी क्यू। ठीक है, पी का इनवर्स लिया। पी का इनवर्स क्या होगा? ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू आएगा। ठीक है, एक मिनट, आई अदीला मैं उनको जरा ऐड कर लूं। चले, ठीक है, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, वो उसका इनवर्स हो गया। अब नॉट ऑफ पी और क्यू का आपने क्या किया? एंड ले लिया। नॉट ऑफ पी और क्यू का एंड लिया। फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, तो ये आपके पास इन इनपुट्स की बेस पे ये आपके पास रिजल्ट आ गया इस स्टेटमेंट का। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट किस किस का मजमूआ है? नॉट ऑफ पी का और क्यू का। ठीक है, यानी कि आपके पास दो प्रोपोजिशन है, एक प्रोपोजिशन का उल्ट है और दूसरी एज इट इज है, और दोनों के दरमियान आपकी डिसजंक्शन आ रही है। क्लियर? चलें, नेक्स्ट हमारे पास, सॉरी, कंजंक्शन आ रही है आपके पास। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्रुथ टेबल क्या है? हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं। पहले वेरिएबल में क्या है? नॉट ऑफ पी है, दूसरे में क्यू है, और नॉट ऑफ आर है। ठीक है, बाद वाले दो के दरमियान क्या है? और है, और पहले के साथ उनका क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। तो अब आपने पहले जो सॉल्व करना है वो है जो ब्रैकेट के अंदर होगा। पहला सोल्यूशन उसको होगा जो चीज ब्रैकेट के अंदर होगी वो पहले सॉल्व होगी। ठीक है, और उसमें से भी फिर अगर कोई इन्वर्जन आ रही है तो वो पहले सॉल्व होगी। यानी कि आर का इन्वर्ट आपने लेना है तो पहले आप आर का इन्वर्स लेंगे, ट्रू को फॉल्स में, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद आप लेंगे क्यू का नॉट ऑफ आर के साथ आर, क्योंकि ये आपके पास पहले दिया हुआ है यहाँ पे, ये देख। ठीक है, ये आपके पास पहले दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर। तो आप ये चीज फाइंड करेंगे। ये फाइंड करने के बाद आप क्या करेंगे? फिर इसका नॉट लेंगे, नॉट ऑफ पी लेंगे। फिर लास्ट पे आप दरमियान में जो आपका एंड ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे। क्लियर? और लास्ट पे आपके पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया। क्लियर? इसी तरह नेक्स्ट है, अब उसमें वेरिएबल दो हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल देखें। आपके पास दो वेरिएबल है पी क्यू। पहले आप ले रहे हैं पी और क्यू, फिर आपने एंड लेना है नॉट ऑफ पी एंड क्यू। पहले आपने क्या फाइंड करना है, पी और क्यू आप सबसे पहले फाइंड करेंगे, ठीक है, ये आप सबसे पहले फाइंड करेंगे। फिर आप ये फाइंड करेंगे पी एंड क्यू, फिर इसके साथ नॉट फाइंड करेंगे, और लास्ट पे ये आपका दरमियान वाला एंड ऑपरेशन होगा। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। सबसे पहले ब्रैकेट, ठीक है, उसके बाद नेगेशन, उसके बाद जो एक्सटर्नल है वो होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास, और इंग्लिश में आप किस तरह यूज करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में जो है आप और दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उसमें ये हो सकता है कि एक ऑप्शन ये होता है कि आपके पास आप दोनों काम एट ए टाइम भी कर सकते हैं। ठीक है, कि आप पेन से भी लिख सकते हैं, पेंसिल से भी लिख सकते हैं, दोनों पे एक एक टाइम पे भी लिख सकते हैं। या आपके पास एक पेन और एक बुक हो सकता है एट ए टाइम, या पेन होगा या बुक होगा या दोनों होंगे। ठीक है, दूसरा क्या केस क्या होता है कि, और इस केस में आता है कि आप लाहौर हैं या खुशाब है, ये आपके पास ऑप्शन हो सकता है ना। तो आप एट ए टाइम दोनों जगह पे मौजूद हो सकते हैं, कभी भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है और के अंदर, तो इसके लिए बनाया गया है एक्सक्लूसिव और। ठीक है, एक्स और, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक्सक्लूसिव और में क्या होता है कि दोनों में से कोई एक ऑप्शन ठीक होना है। ठीक है, क्या होता है एक्सक्लूसिव और, दोनों में से कोई एक ऑप्शन ठीक होना है कि या आप लाहौर में होंगे या आप खुशाब में होंगे। ये नहीं हो सकता कि आप एट ए टाइम लाहौर में भी मौजूद हो और खुशाब में भी मौजूद हो। इसी तरह दूसरा होता है इंक्लूसिव और। इंक्लूसिव और में क्या होता है कि आपके पास दोनों चीजें होना जरूरी है, या दोनों चीजें ना होना जरूरी है। ठीक है, इसके एग्जांपल भी बता दें कि इंक्लूसिव और की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि आप क्लास किस केस में अटेंड कर सकते हैं कि आपके पास नेट भी होगा और मोबाइल भी होगा, दोनों होंगे, तब आप क्या क्या कर सकते हैं, क्लास अटेंड कर सकते हैं, उसके अलावा आप क्लास नहीं अटेंड कर सकते। ठीक है, तो ये चीज इंक्लूसिव की एग्जांपल होगी कि दोनों चीजें होनी जरूरी हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसी को एक्सप्लेन किया गया है जो कि हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इक्विवेलेंस। जी, किसको, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और ये होता है कि आपके पास दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो, जैसे कि आप एक टाइम पे एक जगह पे मौजूद हो सकते हैं, दो जगह पे मौजूद नहीं हो सकते। ठीक है, इंक्लूसिव और क्या होता है कि आपके पास दोनों ऑप्शंस होने चाहिए, दोनों फुलफिल होने चाहिए। कि फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल भी है, आपके पास इंटरनेट भी है, तभी आप क्लास एंगेज कर सकते हैं, उसके अलावा आप क्लास एंगेज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास लॉजिकल इक्विवेलेंस आ जाती है कि दो प्रोपोजिशंस आपस में किस तरह इक्वल हो सकती हैं। ठीक है, या जो आपने रूल्स पढ़े थे, जैसे एक जो आपकी प्रेपोजिशन है, प्रोपोजिशन है, उसको डबल नेगेट किया जाए तो क्या होता है, उसको डबल नेगेट किया जाए तो क्या होता है, वो वापस अपनी हालत में आ जाती है। जी, यानी कि ट्रू को इन्वर्स किया फॉल्स हो गया, फॉल्स को दोबारा इन्वर्स किया तो वो क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, डबल नेगेशन कट जाती है। अब जैसे इन्होंने ये एग्जांपल दी हुई है जो आपको स्क्रीन पे आ रही है कि पी है कि आई एम हैप्पी, नॉट ऑफ पी क्या है, आई एम नॉट हैप्पी, और नॉट ऑफ पी क्या है कि इट इज नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी। इसका इनडायरेक्टली क्या मतलब है कि मैं खुश हूं, कि ये गलत है कि मैं खुश नहीं हूं, यानी कि मैं खुश हूं। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस है कि आप एक प्रेपोजिशन को दो दफा नेगेट करेंगे तो वो क्या करेगा, वो अ, अपने ओरिजिनल केस के अंदर आ जाएगा। जैसे कि हमने डीएलडी में पढ़ा था कि दो बार आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जी, कौन बोल रहा था।
जी बिल्कुल, वो वापस अपनी हालत में आ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास डिमॉर्गन्स लॉ है, जिसने आपको पिछले सेमेस्टर में बहुत ज्यादा तंग किया है। जी ये फिर आ गया। जी ये वही चीज है। जी, तो जब लॉजिक आनी है तो ये लॉ जरूरी होनी है। ये बंदा था जिसने ये ये प्रपोज किया था कि आप एक ऑपरेटर को दूसरे में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, और इसकी वजह से काफी सारे मसाइल हल हुए हैं। इस वजह से ये जहां भी लॉजिक होती है वहां पे डिमॉर्गन्स लॉ का होना जरूरी होता है। जी वो आप लोगों के लिए खड़े किए हैं जो उस पर फोकस नहीं करते। जिसने इस पे एक दफा फोकस कर दिया वो उसके मसाइल हल करेगा इंशाल्लाह। डीआईडी में तो इसने बहुत ज्यादा मसाइल हल किए हैं कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल एक गेट नहीं है तो उसको आपने दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो ये लॉजिकल इक्विवेलेंस इसमें क्या होती है कि अगर आपके पास एंड है या और है, ठीक है, दो आपके पास प्रोपोजिशन है जिनके दरमियान एंड या और लगा हुआ है। ठीक है। और उससे पहले अगर आप नॉट लगा देते हैं ओवरऑल, ठीक है, ये आपके पास मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें। ठीक है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एंड है और दो वेरिएबल्स का एंड ले रहे हैं, उसका आप उल्ट करते हैं तो बिल्कुल उसके इक्वल होता है कि दोनों का उल्ट करके और लिया जाए। दोनों का उल्ट करके और लिया जाए तो ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम होती हैं। ये दोनों चीजें सेम होती हैं। नेक्स्ट उन्होंने टेबल बना के इसको प्रूव भी किया है कि पी क्यू लिया उन्होंने, पी और क्यू लिए हुए है, नॉट ऑफ पी और क्यू लिया है, और नॉट ऑफ क्यू एंड नॉट ऑफ क्यू, ये दोनों क्या है आपके पास वैल्यूज बिल्कुल सेम आ रही है, यानी कि आपका डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पे प्रूव हो रहा है। डी मॉर्गन लॉ किस। जी जी, उसको अगर आप नेगेट कर दें तो वो और में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन वो और किसका होगा, वो जो आपकी प्रपोजिशन है उनकी उल्ट को उल्ट करके बनेगा, यानी उसके साथ नेगेशन भी लगेगी। जो आपके दोनों प्रोपोजिशन हैं उनके साथ नेगेशन लगेगी और दरमियान में और आ जाएगा। क्लियर। अगर ओवरऑल एक प्रोपोजिशन कंबाइंड प्रोपोजिशन बनी हुई है उसको आप नेगेट करेंगे, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट आपके पास निकलेगा वो बराबर होगा दोनों प्रोपोजिशंस की सेपरेट नेगेशन, और दरमियान में अगर एंड है तो और आ जाएगा, अगर और है तो एंड आ जाएगा। क्लियर। जी देखें ये हमारे पास ये एक एप्लीकेशन दी हुई है कि द फैन इज स्लो और इट इज वेरी हॉट, कि या तो पंखा बहुत आहिस्ता है या फिर गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है। और नेक्स्ट है अकरम इज अनफिट एंड सलीम इज इंजर्ड। अब पहले केस में क्या है कि और है, हमने इस स्टेटमेंट को एंड में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया कि दोनों के साथ नॉट लगा दिया। द फैन इज नॉट स्लो, कि पंखा स्लो नहीं है, एंड इट इज नॉट वेरी हॉट, और बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है। तो आप इसमें क्या आप कह सकते हैं कैसे कन्वर्ट हुआ है ये। डिमॉर्गन लॉ से तो हुआ है, लेकिन स्टेटमेंट की कुछ समझ आ रही है। द फैन इज स्लो और इट इज वेरी हॉट। जी जी, द फैन इज नॉट स्लो एंड इट इज नॉट वेरी हॉट। ठीक है। इसी तरह दूसरा अगर आपने कन्वर्ट करना है कि अकरम इज नॉट फिट और सलीम इज नॉट इंजर्ड। ठीक है। अब ये क्या हुआ दोनों की, इसमें एंड था और नेगेशन करके और बनाया है। अकरम इज अनफिट एंड सलीम इज इंजर्ड। ठीक है। अकरम इज नॉट अनफिट और सलीम इज नॉट इंजर्ड, दोनों का आंसर आपके पास हमेशा सेम आएगा अगर इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो। और में और जो नॉट कंपाउंड के साथ लगा हुआ है वो दोनों प्रोपोजिशन के साथ सेपरेट लगा देना है। सिंपल है इतना। ठीक है। आपने क्या करना है, जो आपके पास कंपाउंड जो आपका क्या कह सकते हैं वेरिए क्या कहते हैं यार,
आपका जो प्रोसेस है, एंड है या और है, जो भी आपका ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है, ऑपरेटर को आपने इन्वर्ट कर देना है। एंड है तो और कर देना है, और नॉट और है तो एंड कर देना है। और जो आपके पास, जी जी बिल्कुल, इसका ट्रुथ टेबल बनाए जरा। एस लिखें आप स्लो के लिए और एच लिखें हॉट के लिए, तो क्या होगा? इसका बनाए जरा ट्रुथ टेबल। जी एस लिख दें, हॉट के लिए एच लिख दें। अब इसका ट्रुथ टेबल बनाएं। और नॉट स्लो के लिए नॉट ऑफ एस लिखें, और नॉट हॉट के लिए नॉट ऑफ एच लिखें। उन दोनों पे और अप्लाई करें, इस पे एंड अप्लाई करें। पहले दोनों को और करना है, और बाद में दोनों को, नॉट वालों को एंड करना है, और पहले वालों को और करने के बाद उसको नॉट भी करना है, नेगेशन भी अप्लाई करनी है। मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ कि आपने इसमें क्या करना है। एक मिनट बता, ये देखिए, ये जो है ना, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने करना ये है कि एस और एच आपने फाइंड करना है, ठीक है, और इस सब के साथ आपने नॉट अप्लाई कर देना है। क्लियर? इसी तरह इसमें आपने क्या करना है, सेकंड में, यहाँ पे आपने करना है नॉट ऑफ एस एंड नॉट ऑफ एच, ये फाइंड करना है आपने। ये दोनों सेम आने चाहिए। क्लियर? ये जो आपका नॉट ऑफ एस और एच है, उसके इक्वल होना चाहिए। क्लियर आ गई? इसी तरह दूसरा जो बी ऑप्शन है, उसमें उल्ट है, उसमें अनफिट के लिए यू लिख दें और इंजर्ड के लिए आई लिख दें। नॉट ऑफ यू एंड आई इज इक्वल टू, जी किस में सेम आना चाहिए? देखें, ये आना चाहिए। मैं आपको लिख देता हूँ, ये आपने लिखना है नॉट ऑफ एस और एच, ये सेम आना चाहिए नॉट ऑफ एस एंड नॉट ऑफ एच, इसके, जी सेम आना चाहिए। आ गया सेम? कहीं पे गलती हो रही होगी आपसे। इसी जगह, इसी तरह जो सेकंड है, उसमें आपने यू और आई के दरमियान एंड लगाना है, और पहले उसमें क्या करना है, नॉट ऑफ यू एंड आई, ठीक है, ये इक्वल आना है नॉट ऑफ यू और नॉट ऑफ आई। क्लियर? ये दोनों सेम आने चाहिए। आगे चलें। नेक्स्ट है हमारे पास कि इन इक्वालिटीज में भी आपका जो डिमॉर्गन्स लॉ है वो होल्ड करना चाहिए। ठीक है, इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि x जो है -1 से बड़ा है और 4 से छोटा है या 4 के बराबर है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 4 है। अब इसकी आपने नेगेशन लेनी है, जो कि क्या है कि x जो है
वो -1 से बड़ा है, यानी कि इसको उन्होंने डिवाइड कर दिया है। देखें, x इज ग्रेटर देन -1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4। इसकी नेगेशन क्या होगी? जी, दो नंबर्स है ना, नंबर दिए हुए हैं दो, कि x जो है -1 से बड़ा है और 4 से छोटा या 4 के बराबर है। जी, कंडीशन दी हुई है। अब इसको उल्ट किया है कि x जो है -1 के बराबर या उससे छोटा है और x जो है 4 से बड़ा है। ठीक है, तो इससे पहले आपने नॉट लगाना है ना, तो नॉट लगाने का मतलब है कि इसको उल्ट करना है आपने। इससे पहले आपने क्या करना है, नॉट लगाना है, तब इसमें कन्वर्ट होना है। जी जी, डिमॉर्गन लॉ लगाया है। इससे पहले आपने क्या करना है, नॉट लगाना है, तब आपके पास आंसर ये आएगा। ठीक है, तब आपकी स्टेटमेंट का मतलब ये निकलेगा दूसरा। क्लियर हो गया? ये इसमें मजीद कुछ पूछने वाला है तो पूछ सकते हैं। चले नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, जी, ये उसी को डिवाइड किए हुए उन्होंने आगे। नेक्स्ट उन्होंने दो एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, वो आपने करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है टोटोलॉजी। मैंने बताया था लास्ट सेमेस्टर के अंदर टोटोलॉजी क्या होता है। जब सारे आपके आउटपुट ट्रू हो तो वो टोटोलॉजी है, और जब सारे गलत हो तो कंट्राडिक्शन है। ठीक है, कंट्राडिक्शन। टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन क्या है कि जब सारे ट्रू हो तो टोटोलॉजी, और जब सारे गलत हो तो कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन, जी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है लॉजिकल इक्विवेलेंसेस इन्वॉल्विंग टोटोलॉजी। ठीक है, अब आपके पास फॉर एग्जांपल आपने एंड करना है ट्रू के साथ किसी भी नंबर को, तो क्या होगा? एंड कर रहे हैं, ट्रू या, आपके पास एक प्रोपोजिशन है पी, उसको आपने ट्रू के साथ एंड करना है, तो क्या होगा? जी जी जी, पी की वैल्यू ही वापस आती है। क्यों? फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल कुछ इस तरह है कि दो बंदे हैं, दो बंदे ले लें या एक ही बंदा है, वो एक टाइम पे झूठ बोल रहा है, एक टाइम पे सच बोल रहा है। उसके साथ यानी दो बातें कर रहा है, एक बात में दोनों दफा वो सेम बात कर रहा है, और दूसरी दफा क्या है कि एक दफा एक बात कर रहा है, दूसरी दफा कोई और बात कर रहा है। यानी एक बात को वो दो दफा रिपीट कर रहा है, जैसा कि तफ्तीश के दौरान बयान लिए जाते हैं। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर बंदा दोनों दफा सेम बयान दे तो उसको क्या कहा जाता है कि ये सच बोल रहा है। अगर पहले और दूसरे बयान में थोड़ा सा भी डिफरेंस हो तो वो क्या कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। समझ आ गई? ठीक है, इसी तरह कंट्राडिक्शन का है कि आपने अगर उसको फॉल्स के साथ एंड किया तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? फॉल्स। कि पहले उसने सच बोला था, फिर उसने झूठ बोल दिया, कि फिर एक बात का आपको पता था उसका भी उसने झूठ बोल दिया, तो आप कहेंगे ये तो है ही पक्का झूठा। यानी जो पक्का सच्चा है वो टॉटोलॉजी है, और जो पक्का झूठा है वो क्या है? कंट्राडिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास लॉजिक के लॉज आ गए हैं। ये आप कई दफा पढ़ चुके हैं, लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि आप प्रोपोजिशन को जिस तरफ मर्जी रख दें, आंसर आपका सेम आएगा, इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है,
एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि आप जिस तरतीब से मर्जी सेम ऑपरेशन को परफॉर्म करें, आपका आंसर सेम आएगा। पहले पहले दो प्रपोजिशन सॉल्व कर लें या पहले बाद वाली दो प्रपोजिशन सॉल्व कर लें, आपका आंसर सेम आएगा। जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि आपके जो है बाहर जो है और ऑपरेटर है, अंदर दूसरा ऑपरेटर है। ठीक है, तो वो क्या होगा, दोनों जो एक्सटर्नल ऑपरेटर है वो अंदर वाली दोनों प्रोपोजिशंस पे अप्लाई हो जाएगा और जो इंटरनल आपका ऑपरेटर है वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव में ये होता है कि एक आपके पास एक्सटर्नल ऑपरेटर है, एक आपके पास इंटरनल ऑपरेटर है। ठीक है, जो एक्सटर्नल ऑपरेटर है वो अंदर वाली दोनों प्रोपोजिशंस के साथ बाहर वाली प्रोपोजिशन को पे अप्लाई हो जाता है और दरमियान में जो है वो अंदर वाला ऑपरेटर आ जाता है, जो ऑपरेटर अंदर अंदर होता है। जैसे कि देखें, पी एंड ब्रैकेट के अंदर क्यू और आर आ जाता है, तो इसमें क्या होगा, पी एंड क्यू लिया जाएगा, पी एंड आर लिया जाएगा और दरमियान में और आ जाएगा। ठीक है, यानी पहले इसका इसके साथ लिया जाएगा, फिर इसका इसके साथ लिया जाएगा, फिर दोनों के अंदर ये वाला ऑपरेटर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आइडेंटिटी आ गई आपके पास कि अगर आप एंड करेंगे ट्रू के साथ तो आपकी आइडेंटिटी कायम रहेगी। ठीक है, पी एंड टी यानी कि ट्रू के साथ आप किसी भी प्रोपोजिशन को एंड करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, उसका आंसर वही आएगा। अगर और करेंगे फॉल्स के साथ, अगर फॉल्स के साथ और करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, ट्रू के साथ एंड करेंगे तो सेम आंसर आएगा, फॉल्स के साथ और करेंगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास नेगेशन लॉ है कि अगर उसको उल्ट के साथ और करेंगे तो ट्रू बनेगा हमेशा। ठीक है, और करना है क्योंकि दोनों में से कोई एक ट्रू होना जरूरी है कि अगर पहला फॉल्स है तो दूसरा क्या है, ट्रू है, पहला ट्रू है तो दूसरा क्या है, फॉल्स है। अगर इन दोनों को एंड करेंगे तो आपका आंसर हमेशा फॉल्स आएगा। ठीक है, डबल नेगेशन लॉ हम पहले कर चुके हैं कि दो दफा अगर नेगेशन अप्लाई करेंगे तो आंसर खुद आ जाएगा वो प्रोपोजिशन। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है कि उसको अपने साथ अगर एंड करेंगे तो आंसर सेम आएगा, अपने साथ और करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये वही है कि मैं हूं और मेरे साथ भी मैं हूं। नेक्स्ट है आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ, ये भी हम बड़ी डिटेल में कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल बाउंड लॉ कि आप अगर ट्रू को और करेंगे किसी भी प्रोपोजिशन के साथ को आंसर हमेशा ट्रू आएगा, और फॉल्स को अगर एंड करेंगे किसी भी प्रोपोजिशन के साथ तो आपका आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, सो के जी, ये सारे पढ़े हुए हैं हमने लास्ट, ये मैथ में भी पढ़े हैं और डीएलडी में भी पढ़े हैं। नेक्स्ट है आपके पास एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है कि आपका एक वेरिएबल इसमें से खत्म हो रहा है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप लगा रहे हैं। ठीक है, पी और पी एंड क्यू, पी और पी में आपका आंसर पी आ रहा है, पी एंड क्यू में आपका आंसर पी से रिलेटेड ही आएगा, तो एट द एंड आपका आंसर पी निकलेगा। ये चीज आपने ट्रुथ टेबल के जरिए प्रूव करके मुझे सेंड करनी है, ये वाला पॉइंट। एब्जॉर्प्शन लॉ, जी एब्जॉर्प्शन। तो इसमें ये है कि पहले इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं तो क्या होगा, पी और पी एंड पी और क्यू। ठीक है, पी और पी एंड पी और क्यू, तो इसमें क्या होगा कि आपका क्यू जो है वो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी और सिर्फ आपके पास वो पी के इक्विवेलेंट आंसर निकल आएगा। ये आपने करके मुझे सेंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आगे। जी, ये असाइनमेंट है आपकी, ये भी है और आपके पास जो पिछली एक्सरसाइज है वो भी असाइनमेंट में है। उसके बाद नेगेशन है आपके पास कि नॉट ऑफ टी जो है वो क्या होता है, फॉल्स होता है, और नॉट ऑफ सी जिसको हम फॉल्स कह रहे हैं वो ट्रू होता है, कि ये दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं कि फॉल्स का नेगेशन ट्रू होगा और ट्रू की नेगेशन फॉल्स होगा। ठीक है, चल यहाँ तक आपका ये लेक्चर खत्म। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। जी, लॉजिक तो वही है ना जो पहले हमने पढ़ी हुई है, इस वजह से आपको इजी लग रही है।
लेकिन जब आप एल्गोरिदम्स पे जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या होता है। जी, वही एल्गोरिदम हम अप्लाई करेंगे मैथ ऊप के अंदर, उनको आप जावा में इम्प्लीमेंट भी करेंगे और आप देखेंगे कि क्या होता है। हो जाएगा, परेशान ना हो इंशाल्लाह। सेकंड सेमेस्टर टफ इसलिए है क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर को आपने अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया। जी, इस तरह आगे आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होता चला जाएगा, परेशान ना हो। अभी बेस बना लें, इस सेमेस्टर में थोड़ी मेहनत कर लें, आपके पास टाइम भी है, ठीक है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है।